मैं आज आपके सामने राइट टू एजुकेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन इसके बारे में बात करूं, लेकिन बीच बीच में सारे इतिहास को थोड़ा थोड़ा टच करते हुए, क्योंकि 1 घंटे का समय है, तो 1 घंटे से भी कम का समय है, तो मुझे सारे पहलुओं को छूना है। तो कोशिश करूंगी कि आप तक जो मैं बात जो कहना चाहती हूँ वो आप तक पहुँच जाए, और मैं कोशिश करूँ आपको समझाने की। वैसे तो आप लोग सब समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा गुणी हैं, आप सबको सब मालूम है एक इंसान की ज़िंदगी, एक इंसान क्या होता है, उस सब के बारे में आप सब जानते हैं। एक ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी, जैसे पहले भी परिदा जी ने मैंने सुना था कि उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें टच की हैं और काफ़ी चीज़ें आपको बताई भी हैं। एक ट्रांसजेंडर का जीवन जो होता है वो बहुत रहस्यमयी बना दिया गया होता है, और खुद बन भी जाता है रहस्य। लेकिन वो रहस्य बना कैसे, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारी कहानियाँ, किस्से, अंधविश्वास भी हैं जिनको हमें दूर करना है। और इसी दंड को लेकर मैं विद्या का जो दंड है और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि सब जगह जो है प्रकाश, वो अंधकार से प्रकाश की ओर जाना हमें। तो इसमें आप सबका भी सहयोग चाहिए, मेन स्ट्रीम सोसाइटी और ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का भी सहयोग चाहिए, और आप सबका सहयोग भी चाहिए मुझे। हम जैसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी बहुत रहस्यमयी ज़िंदगी जी रहे हैं, उसमें मैं कहूँ तो एक दुखद ज़िंदगी जी रहे हैं। बचपन से लेकर मृत्यु तक इतना सारा डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, बुलिंग, हैरेसमेंट, ये सब सहना पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि एक सिर्फ जेंडर का ही मैटर है। वो जेंडर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि सेक्स, जेंडर और सेक्सुअलिटी, जेंडर रोल, जेंडर एक्सप्रेशन, इनके बारे में बात होनी चाहिए। सेक्स माने बायोलॉजिकल शरीर, हम किस शरीर को लेकर पैदा होते हैं। जेंडर, हम अपने आप को क्या पहचानते हैं। इस दुनिया में आने के बाद हमारी एक पहचान भी होती है कि मैं लड़का हूँ, लड़की हूँ, या इन दोनों को जो बाइनरी है, इस दोनों में मैं किसी को भी नहीं मानती। ये मेरा अपना एक लिंग है, जिसको हम वेदों में भी या पुराणों उपनिषदों में तृतीय प्रकृति भी कहा गया है। तो सेक्सुअलिटी आती है थोड़ी लेट एज में, सेक्स आता है जब हम पैदा होते हैं, जब हम शरीर लेकर आते हैं बाहर। जेंडर, हम जब बाहर आ जाते हैं तो समाज के लोग हमें एक पहचान देते हैं, और कुछ साल बाद 3 से लेकर 5 साल की एज में हम अपने आप को भी पहचानते हैं, हम अपना जेंडर चूज़ करते हैं। और जो समाज ने जो जेंडर दिया होता है, जब पैदा होते ही उस जेंडर को हम नकार कर अपना खुद का जेंडर भी प्रयोग में लाते हैं। तो उसके बाद सेक्सुअलिटी आती है 12-13 साल के बाद, मतलब हम किसकी तरफ आकर्षित होते हैं। हम किसी न किसी की तरफ, हर इंसान, हर पुरुष, स्त्री, जीव जंतु, वो किसी न किसी की तरफ आकर्षित होता है। तो ये जो आकर्षण है, इसको सेक्सुअलिटी बोलते हैं, इसको सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं। हम जिस भी इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं, वो इंसान किसी की तरफ भी आकर्षित हो सकता है। सेक्सुअलिटी जो होती है वो फ्लूइड होती है, एक पारे की तरह होती है, वो किसी न किसी की तरफ लुढ़कती रहती है। सारी ज़िंदगी हम किसी न किसी तरफ आकर्षित होते रहते हैं। ये मानव का एक स्वभाव है, केवल मानव का नहीं, प्रकृति में ऐसा ही है। कोई भी जीव एक ख़ास इंसान के साथ कभी बंधा भी नहीं रहता है,
और कुछ लोग बंध भी जाते हैं, किसी इंसान के साथ जुड़ भी जाते हैं सारी ज़िंदगी के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जो चीज़ें आप प्रकृति में देखोगे तो मोनोगमी जो है वो नेचर में नहीं है। तो उसके बाद आता है जेंडर रोल, मतलब हमारे को जो रोल दिए जाते हैं, सामाजिक जो एक दायित्व होते हैं, स्त्री ये काम करेगी, पुरुष ये काम करेगा। तो इन जो रोल है बना दिए गए, इसमें हम लोग फंस जाते हैं। ये है तो ये सामाजिक बंधन समाज ने ही बनाए हैं, स्टीरियोटाइप हैं। इसके बाद आता है जेंडर एक्सप्रेशन। मैं पैदा एक पुरुष हुई, बाद में अपने आप को आइडेंटिफाई मैंने एक औरत किया, तो मैंने औरत के लिबास पहने हैं, अपने आप को एक्सप्रेस किया है। तो एक्सप्रेशन जो हुआ, जो आप चाहे पुरुष हो, पुरुष की वेशभूषा पहनोगे, उनकी वेशभूषा, या स्त्री अपना साड़ी पहनेगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके बारे में बात करने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा इसको टच करती रहूँगी क्योंकि समय भी कम है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करते हो आगे। तो ये पुरातन काल से, जब से पृथ्वी बनी है, तब से ही जीव का जब जन्म हुआ है, तब से ही नर और मादा के साथ साथ तृतीय प्रकृति का भी सृजन हुआ है। तृतीय प्रकृति के बिना दो प्रकृति कभी भी टिक नहीं सकती है। हमेशा दो चीज़ों को मिलाने के लिए, दो चीज़ों को मिलाने के तीसरी चीज़ का होना ज़रूरी है। तो जब तीसरी चीज़ मिल जाती है तो दो चीज़ें अपने आप ही जुड़ जाती हैं। वेद में एक मंत्र आता है, विकृतिम एवं प्रकृतिम। जो हमें विकृति दिखाई देती है वो भी प्रकृति का ही हिस्सा है। व्हाट इज़ अननेचुरल इज़ ऑल्सो नेचुरल। हम कुछ भी चीज़ अपने आप नहीं बनाते हैं, ये प्रकृति खुद डिसाइड करती है। जब हम अपने माँ के गर्भ में होते हैं, भ्रूण जब माँ के गर्भ में होता है, वो खुद डिसाइड नहीं करता है कि मैं क्या बनूँगा या मेरी पहचान क्या होगी। वो सिर्फ एक ग्रो करता है, डेवलपमेंट होती है पेट में, और जब बच्चा बाहर आता है तो, लेकिन जब पेट में जब बच्चा बन रहा होता तब भी अगर उसका जो बायोलॉजिकल शरीर है उसके ब्रेन से मिसमैच हो जाता है। जैसे सारा शरीर पहले बन जाता है और ब्रेन सबसे बाद में बनता है बच्चे का। हो सकता है वो ब्रेन मिसमैच हो जाए, हो सकता है उसका बाहर आते ही बच्चे का जो है वो जेंडर और सेक्स मिसमैच हो जाए, तो वो बच्चा सारी ज़िंदगी कंफ्यूज रहता है। तो ये प्रकृति में ऐसा ही है। वेदों में, उपनिषदों में हर जगह इसका वर्णन है। तृतीय प्रकृति कई जगह पे लिखा गया है, मनुस्मृति में भी इसका वर्णन आता है। और हम जब स्वर्ण युग की बात, समुद्रगुप्त या विक्रमादित्य के समय में भी किन्नर का वर्णन आता है। लेकिन देवदासी जो प्रथा है, जो मेरा मानना है, जो मैंने पढ़ा है या मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो जो देवदासी प्रथा है वो किन्नरों से शुरू हुई है, क्योंकि भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर रूप है वो उसमें आधा पुरुष और आधा स्त्री का एक मिश्रण है। तो जब किन्नर इस सृष्टि में आया है तो सामाजिक जो बंधन था, सामाजिक पहचान में वो फिट नहीं बैठ पाया। लोगों ने उसको क्योंकि जो बाइनरी थी, मादा और नर दोनों सृजन करते थे, दोनों बच्चे पैदा करते, तो किन्नर का ये माना जाता था, ये एक तरह की स्टीरियोटाइप है, ये माना जाता है, ये सत्य नहीं है लेकिन माना जाता है कि जो हम जैसे लोग हैं वो सृजन नहीं कर सकते हैं। पर ऐसे बहुत सारी ये भ्रांतियां हैं, गलत धारणाएं हैं। तो देवदासी प्रथा का जो शुरुआत हुई, शुरू में ही मंदिरों को देखभाल करना, मंदिरों की जो सुरक्षा करा, उनके पूजा पाठ में सहयोग करना, ब्राह्मण के साथ उनका सहयोग करना, वो किन्नरों का काम था। और किन्नर लोग ही उसके मंदिरों की रक्षा करते थे। फिर जाके ये देवदासी प्रथा शुरू हुई। शिव के साथ, लिंग के साथ किन्नर की शादी हो जाती थी, और इसमें महिलाओं का आगमन, जो महिलाओं की एंट्री बाद में होती है, लेकिन शुरू में किन्नर की शादी ऐसा माना जाता था कि पुरुष या स्त्री से नहीं होती है। तो ये जो
ऐसा माना जाता है कि था कि किन्नर जो है वो सृजन नहीं कर सकता, तो इसलिए देवदासी प्रथा का शुरुआत हुई और भगवान शिव के साथ इनकी शादी या विवाह होता था। तो इस तरह की जो प्रथाएं शुरू हुई और धीरे धीरे ये फिर इसमें बीच में स्त्रियों का आगमन हुआ, स्त्रियां आईं और बाद में फिर किन्नरों को इस प्रथा से निकाल दिया गया या वो निकल गई। तो इस तरह धीरे धीरे इसमें किन्नरों का लोप हुआ और स्त्रियों का आगमन हुआ। इसी तरह जब हम 9वीं 10वीं शताब्दी में खजुराहो मंदिर में भी देखते हैं तो किन्नरों का काफ़ी सारा सुंदर उसमें चित्रण हुआ है, मूर्तियां हैं। उसके बाद भक्ति और सूफीज़म शुरू हुआ है। भक्ति आंदोलन में भी जो क्वेयर कम्युनिटी है, जिसकी पहचान जो दुनिया के साथ मैच नहीं करती, क्वेयर मतलब कि अलग या डिफरेंट, और वो बहुत विलक्षण प्रतिभा वाले इंसान होते थे, तो उन्होंने भक्ति आंदोलन में काफ़ी बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। गीता में एक श्लोक आता है, केवल अहम पुरुषम, केवल मैं ही पुरुष हूँ। तो प्रकृति है जो वो स्त्री है। तो वृंदावन में सभी लोग सखी भाव में जाते थे। वहाँ पर भगवान शिव को ही पुरुष माना जाता था और सभी लोग उसमें सखियाँ बन के रहती थी। चैतन्य महाप्रभु भी अपने आप को सखी मानते थे। वल्लभाचार्य वो अपने आप को सखी मानते थे। तमाम लोग, एक बार मीरा चित्तौड़गढ़ से वृंदावन आई तो उन्होंने वल्लभाचार्य जी से मिलना चाहा, तो उनके शिष्यों से संदेश भिजवाया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो वल्लभाचार्य ने मना कर दिया मिलने से कि मैं तो सन्यासी हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, तो मैं स्त्रियों से नहीं मिलता हूँ। तो इस तरह से फिर मीरा ने जवाब भेजा कि अरे वृंदावन में कौन पुरुष पैदा हो गया। तो वो भागे हुए बाहर आए और उन्होंने माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने आप को पुरुष मान बैठा था, मैं भी खुद स्त्री हूँ। तो ये जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति मार्ग है, इसमें अपने आप को स्त्री भाव में रखना होता, अपने आप को औरत बना के रखना होता था। इसमें कोई भी पुरुष अपने आप को नहीं मानता था, सब लोग अपने आप को परमात्मा। हम आत्मा को जब अपने आत्मा को संबोधित करते हैं तो उसको शी करके बुलाते हैं, वो स्त्री भाव में बुलाते हैं उसको, आत्मा को, और परमात्मा को पुरुष भाव में देखते हैं। तो यही जो गीता का पूरा एक सार है कि हम स्त्री हैं और वो पुरुष हैं, उसकी आराधना करना है हमें। तो इसी तरह सूफीज़म में भी जिस तरह से भक्ति आंदोलन में या भक्ति मार्ग में अपने आप को स्त्री भाव में देखते थे, तो सूफीज़म में भी अपने आप को स्त्री भाव में देखा जाता है। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि नी मैं रुसिया यार मनाना पावे, मैनू कंजरी बनना पवे। बाबा बुल्ले शाह जब शाह इनायत को मना रहे थे तो 12 साल वो उनके दरवाजे पे, उनके बुए के, मतलब पंजाबी में बुआ बोलते हैं दरवाजे को, उनके दरवाजे के आके नाचते हैं घुंघरू बांध के। और इसी तरह अगर आप अमीर खुसरो साहब की कव्वालियाँ पढ़ोगे तो उसमें ज़्यादातर अपने आप को स्त्री भाव में ही रखा गया है। वो स्त्री भाव में ही अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, अपने आप को कव्वालियों में अपने आप को सुहागन भी बना देते हैं, घूंघट भी, सब मतलब स्त्री भाव में रख के अपने आप को निजामुद्दीन के लिए वो कव्वालियाँ लिखते हैं। तो ये तमाम आप भक्ति और सूफ़ी में देखोगे तो अपने आप को स्त्री भाव में, अपने आप को एक औरत बन के वो परमात्मा की पूजा करते थे। तो धीरे धीरे फिर मुग़ल जो ये भक्ति मार्ग था, इसमें फिर मुग़ल जो सल्तनत आई, तो मुग़ल सल्तनत ने इसको अपने हरम में ले आया किन्नरों को। उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी जो थे, उनके जो सिपहसालार थे, उनके सेनापति थे वो मलिक काफूर, वो भी एक उसको हिजड़ा माना जाता था कि वो हिजड़ा थे, और उनको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। इसी तरह फिर रजिया सुल्तान के दास वंश शुरू हुआ, उसमें भी काफ़ी सारे वर्णन मिलते हैं हिजड़ा लोगों के लिए। इब्न बतूता जब मोरक्को से भारत आया और जब चीन जाने लगे तो यहाँ के जो उस टाइम पे दास सल्तनत थी, तो उन्होंने करीबन 1300-1400 किन्नर चीन के राजा को भेंट में भिजवाए। तो इस तरह की जो चीज़ें थी, आपको हर जगह किन्नरों का वर्णन मिल जाएगा।
ये इतना ज़्यादा दखल हो गया था किन्नरों का कि मुग़ल सल्तनत को अपने शाही हरम था उसमें भी उनको जगह देनी पड़ी, और अपने शाही हरम को बचाने के लिए, अपनी रानियों की रक्षा के लिए, उनके रूप सज्जा के लिए किन्नरों का इस्तेमाल किया जाता था। और उस टाइम पे कैस्ट्रेशन होता था, मतलब हमारे जैसे लोगों का कैस्ट्रेशन करवा के मुग़ल सल्तनत की जो हरम थी उनकी वो रखवाली के लिए उनको भेजते थे, ताकि राजा को ये लगे कि उनकी रानियां सेफ़ है। अगर वो एक आदमी को उनका अंगरक्षक बनाते तो राजा को तो विश्वास नहीं होता था पुरुष पे या स्त्री पे, तो इसलिए वो किन्नरों का बहुत ही सम्मान करते थे और किन्नरों पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। तो इस तरह की जो परंपराएं शुरू हुई, हमारे देश का जो पहला मुग़ल बादशाह था, भारत का पहला मुग़ल बादशाह था, वो स्ट्रेट नहीं था, ही वॉज होमोसेक्सुअल। बाबर का जो प्रेम था एक टीनएजर एक लड़के से था, तो हम लोग कह सकते हैं कि ही वॉज नॉट स्ट्रेट, ही वॉज होमोसेक्सुअल। उसके बाद धीरे धीरे सल्तनत, जब मुग़ल सल्तनत का खात्मा हुआ 1857 में, तो तब तक तो किन्नर लोगों की एक पकड़ थी राजतंत्र में, और जो राज को चलाने में उसको काफ़ी अच्छी पकड़ उन्होंने बना ली थी। और 1857 में जब अंग्रेज़ों ने मुग़ल सल्तनत को अब पूरी तरह अंग्रेज़ी साम्राज्य में विलय कर लिया, तो संगीत, नृत्य, किन्नर सबको निकाल दिया गया और सबकी पेंशनें बंद कर दी गई, उनको बेदखल कर दिया गया, उनकी जागीर, उनकी जो राजे रजवाड़े उनको जो पदवियां दी थी उनसे छीन ली गई। इवन यहाँ तक कि होमोसेक्सुअलिटी को 1860 में क्रिमिनलाइज किया गया, और उसके बाद भी उनको चैन नहीं आया, तो 1871 में एंटी ट्राइबल लॉ बनाया गया, जिसमें सभी ट्रांसजेंडर को एक अपराधी घोषित कर दिया गया। तो ये अपराधी घोषित करने के बाद उनकी सारी जागीरें तो पहले ही छीन ली थी, उनको जेलों में भरना शुरू कर दिया। काला पानी की सज़ा हुई, बहुत सारे लोगों को मरवा दिया गया, मारा गया, पीटा गया, और इसलिए किन्नर लोग कहीं ना कहीं छुपते रहे, छिपाते रहे, अपने आप को बचाते रहे, और अंत में उन्होंने अपने आप को एक भूल भुलैया जैसे आज के समाज के लोग ढूंढ रहे हैं कि किन्नर कौन है, कैसे हैं, क्या उनकी दिनचर्या, वो कैसे अपना जीवन चलाते हैं। ये तो 150 साल का ही काल था जब ये सब भूल भुलैया बन गया, और अपने आप को ये भूल भुलैया वाली ज़िंदगी में बनाने का भी एक रीज़न था, क्योंकि अंग्रेज़ लोग पकड़ रहे थे, अंग्रेज़ लोग मार रहे थे, पीट रहे थे, उनको जेलों में भर रहे थे, तो इसलिए इतना आसान नहीं था। और अपने आप को अपना पेट भरने के लिए किन्नरों ने बहुत सारी नई प्रथाएं शुरू की। वैसे तो वो प्रथाएं पुरानी थी, लेकिन उनका दोबारा से सहारा लिया। जैसे भगवान राम का जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने जो वनवास से जब वापस आए थे, उन्होंने कहा था कि उन्होंने किन्नरों को आशीर्वाद दिया था, तो वो कंसेप्ट दोबारा से शुरू किया गया कि वो जो लोगों के मन में, और लोगों को बताया गया कि भगवान राम ने हमें आशीर्वाद दिया था, और हमें कहा था कि कलयुग में आपका आशीर्वाद लेने सब लोग आएंगे। तो इस तरह की जो परंपराएं थी धीरे धीरे शुरू हुई, और 1871 का जो कानून था वो चलता रहा, पर धीरे धीरे लोग हिजड़ा लोग अपनी जीविका कमाने के लिए बाहर आते रहे, और शाम ढलते ही अपने जो एक सस्पिशियस लाइफ थी, जो भूल भुलैया एक अजीब सी ज़िंदगी में फिर दोबारा से चार दीवारों में बंद हो जाते थे। और ये इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दी समाज के लिए कि कोई भी जान ना पाए, एक परिंदा भी पर ना मार पाए उनकी डेरे के अंदर। तो दुनिया के लोग डरने लगे, दुनिया के लोग उनसे दूर भागने लगे कि ये लोग अजीब से लोग हैं, दाढ़ी मूंछ वाले, एक साड़ी पहन के घूम रहा है, ना ये आदमी जैसा है, ना ये पूरा तरह औरत जैसा है। क्योंकि ये जो लेज़र आजकल हम लोग इतनी सारी सर्जरी करवाते हैं, लेज़र थेरेपी करवाते हैं, ब्यूटिशियंस के पास जाते हैं, ये तो कुछ कई साल पहले तो नहीं था, मतलब 20, 25, 30 साल पहले तक तो इतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं था। तो उससे पहले तो दाढ़ी मूंछ कहाँ नोचते थे सब लोग, एंड कैस्ट्रेशन होता था। कैस्ट्रेशन भी बहुत ख़तरनाक होता था, कैस्ट्रेशन इतना आसान नहीं।
होता था, दाई माँ से उसको कैस्ट्रेटेड करवाते थे। और उसमें क्या होता था कि एक ख़तरनाक एक प्रोसेस था, तो उसमें इंसान की जान भी जा सकती थी और जाती भी है जान उनमें। लेकिन आजकल वो प्रोसेस बहुत ना के बराबर है, ज़्यादातर लोग सर्जरी करवाते हैं एंड उस सर्जरी से फिर वो औरत जैसे या मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल हो जाते हैं। इनके बीच में अगर आप देखोगे कि रामायण काल में किन्नर के बारे में वर्णन मिलता है, महाभारत में भी शिखंडी का वर्णन मिलता है, बृहन्नला का वर्णन मिलता है, कृष्ण का वर्णन मिलता है। कृष्ण अरावणी हो जाते हैं अरावण के साथ शादी करके। अर्जुन का एक बेटा था जिसका नाम अरावण था, वो नाग कन्या से पैदा हुआ था। महाभारत में जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उनको बलि देने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा मैं बलि ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं शादी करने के बाद। तो एक रात के लिए कोई भी औरत शादी करने के लिए नहीं मानी, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं स्त्री रूप धारण करूंगा। वो स्त्री रूप धारण करते हैं और रावण के साथ शादी करते हैं, तो एक रात उनके साथ गुजारते हैं और ये परंपरा उस दूसरे दिन फिर उनकी बलि चढ़ जाती। तो ये जो चीज़ें हैं ये अब आज तक भी, कोवगम एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पर हर साल ये फेस्टिवल मनाया जाता है और लाखों की संख्या में ट्रांसजेंडर जाते हैं और एक दुल्हन की तरह सजते हैं, दुल्हन की तरह रहते हैं और सुबह वो विधवा हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इस तरह की जो परंपराएं अभी भी जारी हैं। और ये जो कैस्ट्रेशन वाला है, कहीं ना कहीं ये 1-2% कहीं ना कहीं जिस तरह का दाई माँ से कैस्ट्रेशन होता है, ये अभी भी कहीं ना कहीं जारी है। लेकिन ज़्यादातर लोग इतना ख़तरनाक डिसीज़न नहीं लेते और लोग ज़्यादातर अच्छे सर्जन से ही अपना सर्जरी करवाते हैं और मेल टू फीमेल हो जाए। इसी तरह शिखंडी का भी वर्णन मैंने कहा कि महाभारत में आता है। शिखंडी ट्रांस मैन थे, वो फीमेल टू मेल थे। हम लोग ज़्यादातर हम जैसे जो हिजड़ा किन्नर इनके बारे में ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ट्रांस मैन भी होते हैं जो फीमेल टू मेल होते हैं। वो अपने आप को आदमी मानते हैं और वो पुरुषों की तरह रहते हैं। वो समाज में घुल मिल जाते हैं, उनको ज़्यादातर लोग रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या है कि हम हमेशा हमारे समाज में पुरुष प्रधान समाज रहा है और यहाँ पर जब भी कोई माँ बाप अपने संतान की कामना करते हो तो उनके मन में ज़रूर एक बेबी बॉय, बच्चे, लड़के की कामना आती कि हमारा बेटा पैदा होना चाहिए, बेटा पैदा होना चाहिए। हमारे किस्से, कहानियाँ, कविताओं में भी औरत को बहुत महिमा मंडित किया गया है, लेकिन उनका पैरामीटर जो है वो पुरुष का ही रखा गया है। एक जो कविता है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है, उसका पैरामीटर भी, झांसी की रानी का जो पैरामीटर है वो भी मर्दाना ही रखा गया है। क्यों भाई मर्दाना क्यों? वो तो स्त्री थी, वो तो स्त्री जैसी रहेगी। और उसका जो पैरामीटर, उसका जो हम पैरामीटर पुरुष के साथ क्यों मिलाएंगे? वो तो स्त्री है, उस स्त्री में ही उसको गर्व होना चाहिए। पुरुष के साथ, पुरुष होने में कोई गर्व नहीं है। पुरुष अपने लिए गर्वित हो सकते हैं, महिलाएं अपने लिए गर्व मनाएंगे और ट्रांसजेंडर अपने लिए गर्व मनाएंगे। ट्रांस मैन भी, ट्रांस वुमेन भी अपने होने का गर्व मनाएंगे। मैं पुरुष बन के या अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं औरत बन के, ऐसा कुछ नहीं। आज हमने 3 कपड़े पहने, ये मेरी मर्जी है, मैं इसको साड़ी पहनूं या सूट पहनूं, कुछ भी हूँ। कभी कभी बहुत सारे लोग इसलिए भी पहन लेते हैं क्योंकि वो बेचारी जनानी हैं, अंदर से तो जनानी है, लेकिन समाज के डर से, समाज उनको बहुत बुलिंग हरास। जब तक मैंने पैंट शर्ट में रही तब तक तो बहुत सारा मेरे साथ अत्याचार हुआ, बहुत सारा बुलिंग हुआ, बचपन से लेकर अभी तक 50 साल की उम्र में। जब तक मैंने साड़ी नहीं पहनी तब तक बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी होती रही है। ये 3 कपड़े हमें बचा लेते हैं, हमारे लिए तो कोई लॉ भी नहीं, ना तो पुलिस बचाती है, ना ही हमें कोई आता जाता इंसान हमारी रक्षा करता है। तो 3 कपड़े पहन लेते हैं, साड़ी या सूट पहन लेते हैं, तो अगर हम चिल्लाएंगे ज़ोर ज़ोर से तो लोग थोड़ा डर के मारे भी, बद्दुआ ना लग जाए इसलिए भी हमें छोड़ देते हैं। हमारे सामने से कोई पुरुष या महिला आती है, हमें ये नहीं पता ये मेरे पाँव छूने आ रहा है या हमें थप्पड़ मारने आ रहा है। हमें कुछ पता नहीं होता कि इंसान के दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है। तो बचपन से हम लोग यही झेलते आ रहे हैं। जब मैं 5-6 साल की, मैं करीबन 5 साल की एज में मुझे पता लग गया था मैं गलत शरीर में हूँ, मैं एक लड़की हूँ। 7 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ को बोला कि मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ।
हेलो। हाँ जी, सॉरी, फिर दोबारा से कॉल आ गई थी बीच में, तो माफ़ करिए। तो मैंने 5 साल की उम्र में अपने आप को आइडेंटिफ़ाई कर लिया था कि मैं कौन हूँ, या मुझे लगता था कि मैं गलत शरीर में पैदा हो गई हूँ। तो मैंने 7 साल की उम्र में अपनी माँ को बोला कि मुझे लगता है कि मैं लड़की हूँ। तो मेरी माँ ने मेरे पिता से बताया कि ये ऐसा महसूस करता है। तो फिर मेरे पिताजी ने एक पंडित को पूछा। पंडित ने कहा कि हो सकता है इसके अंदर कुछ प्रेत आत्मा आ गई हुई। तो उन्होंने ओझा का रेफरेंस दिया, ओझा के पास झड़वाने के लिए लेके जाने को बोला। तो ओझा ने भी कहा कि इसके अंदर चुड़ैल आ गई है, प्रेत आत्मा आ गई है। तो जैसे ही उन्होंने रात को बुलाया तो झाड़ फूँक शुरू हुआ। जादू टोना जो भी मंत्र वगैरह, अग्नि कुंड जलाया गया, उसमें सलाखें गर्म करने को रख दी गई। तो जब वो मेरे को साथ साथ में बोलता कि इसको छोड़ दे, मेरे बाल पकड़े, मेरे को मारना पीटना शुरू किया। और जो सलाखें गर्म हो गई थी, जब उसने पूछा कि तुम लड़की अपने को महसूस करती? मैं कहा हाँ मैं लड़की, मुझे लगता है मैं लड़की हूँ। उसने कहा इसको छोड़ दे, नहीं तो मैं तुझे मारूंगा बहुत, इस बच्चे को छोड़ दे, जो भी जहाँ से भी तू आई है चली जा। उसने मेरे शरीर पे जो है वो सलाखों से दागना शुरू किया। जो मेरे अभी भी ये जो दाग हैं ये शरीर के, ये यहाँ पर अभी तक मेरे शरीर में दाग बने हुए हैं, छाले बन गए थे। तो जब ये मोटे मोटे छाले हो गए तो मुझे दर्द महसूस हुआ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं आगे से इस तरह से कोई इस तरह अपने आप को लड़की नहीं मानूंगा, मैं लड़का हूँ, मैं लड़के जैसा रहूँ। क्योंकि इतना टॉर्चर हो रहा, 3rd डिग्री टॉर्चर है। अच्छे खासे लोग भी इतने बड़ी बुरी गति में ही अपने आप को जो मानना होता है वो मान के छोड़। जैसे पुलिस में कोई 3rd डिग्री टॉर्चर करता है तो पुलिस के सामने तो सभी मान लेते हैं, अच्छे अच्छे लोग उनकी बात मान लेते हैं। तो मुझे भी लगा कि मुझे इस टाइम पे ये जो मुझे दाग रहा है तो इसकी बात मान लेनी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आगे से इस तरह से काम नहीं करूँ। तो ओझा ने कहा, देख, मेरे पापा को बोला कि अब ये इसके अंदर से आत्मा निकल गई। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे साथ बचपन से होती हैं। अभी मैंने इसके साथ अगेंस्ट एक पूरी दुनिया में एक मुहिम चल रही है कि जो जेंडर करेक्शन जैसे ये है, डॉक्टर से थेरेपी चल रही है कि इनके साथ इनको करेक्ट किया जाए, इनको उसी जैसे जिस शरीर में पैदा हुए उसी में उनको मानना चाहिए। दुनिया चल रही झोला छाप डॉक्टर, सारे डॉक्टर MBBS MD वाले डॉक्टर भी हैं जो अभी तक उनको नहीं पता है कि जेंडर क्या होता है, सेक्सुअलिटी क्या होता है, इस तरह की चीज़ें हैं। और जब ओझा ने मेरे को बोला कि तुम अब, मेरे बाप को बोला कि अब ये ठीक हो गए हैं, तो वो तो ठीक हुआ ही नहीं था। मैं कभी ठीक हुई भी नहीं, मैं तो औरत ही थी और आज भी औरत हूँ। और शायद आज मैं उससे भी अच्छी औरत हूँ। जो उस टाइम में उन्होंने टॉर्चर किया था, मैं विकराल रूप से एक पूर्ण रूप से औरत की तरह बाहर आई हूँ। तो उस टॉर्चर ने मुझे कोई सबक नहीं सिखाया, उस टॉर्चर ने उल्टा मुझे साहस दिलाया है कि ये सब चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत छोटी सी चीज़ें हैं। चाहे कोई इंसान की हमारे जैसे लोगों गर्दन भी उड़ा देगा ना, तब भी हम लोग अपने आइडेंटिटी को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एक पहचान का मुद्दा है, ये हमारी पहचान है। मेरे साथ जो सेक्सुअल अब्यूज़ था वो काफ़ी छोटी उम्र में वही 6-7 साल की उम्र में होना शुरू हो गया। मेरे पड़ोस में अंकल रहता था, वो छुट्टी होती थी, दफ्तर से आता था तो 5-6 बजे वो मुझे अपने कमरे में बुला के, और जो पुराने टाइम में, क्या ये मैं बात कर रही हूँ 76 की बात कर रही हूँ, 1976 की, तो वो लेमन जूस होते थे, हरी पीली गोलियाँ, संतरे वाली गोलियाँ, वो लेके मुझे अपनी गोद में बिठा लेता था और अपने गोद में बिठा के मुझे अपने लिंग पे मुझे रगड़ता था। तो मुझे तो उस टाइम पे इसकी समझ नहीं थी कि ये सेक्सुअल अब्यूज़ था। ये आज हम लोग देखते हैं गुड टच बैड टच है, सब समझाते हैं, किसी को कुछ टच करता है तो समझ आ जाता है। लेकिन उस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता। अगर माँ बाप से बात भी करते थे तो माँ बाप यही समझाते थे कि ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लोग बस तुम अपने आप को ठीक कर लो, तुम ठीक हो जाओ तो दुनिया कुछ नहीं करेगी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, हम ठीक होने वाली कोई चीज़ भी नहीं। कोई जेंडर, आई मीन राइट जेंडर बट इन रॉन्ग वर्ल्ड। मैं बिल्कुल सही शरीर में, सही जेंडर में हूँ।
लेकिन मैं गलत संसार में पैदा हो गई हूँ, ये मेरा मानना था पहले। लेकिन धीरे धीरे ये बदलाव आ रहा है, क्योंकि हम लोग भी ढीठ बन गए, हम लोग भी सहना सीख गए हैं, और सहने के साथ साथ हम लोगों ने लड़ना भी सीख लिया। आज हम लोग छाती पीट के ही दुनिया के सामने खड़े हों। ताली नहीं बजाते, हम ताली बजवाते हैं। यही मेरा शुरू से ही मुद्दा रहा है कि मैं ताली नहीं बजाऊंगी, मैं ताली बजवाऊंगी। मैं कभी इस तरह का कोई कृत्य नहीं करूँ। मैं समाज के साथ रहूँगी, समाज के साथ बीच में रहूँगी, चाहे मुझे लात मारे, घूंसे मारे, कुछ भी मारे, मैं आप लोगों के बीच में से जाने वाली नहीं हूँ। मैं यहीं रहूँगी। आई विल नॉट गो एनीवेयर, आई विल लिव विद यू, आई विल सर्वाइव विद यू। सो ये तो ढीठपन था। आई एम वेरी स्टबन, मैं बहुत ढीठ हूँ। मैंने बचपन से बहुत सारी चीज़ें सही हैं। लोगों ने मुझे किडनैप भी किया, लड़कों ने 20-20 लड़कों ने पूरी पूरी रात रेप भी किया है। सुबह उठ के मुझे अम्बाला के कैंट में जो छावनी का जो बस स्टैंड था वहाँ धक्का मार के छोड़ दिया गया। पुलिस के पास गए तब भी पुलिस ने नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारे साथ भी रेप होता है। ये सब चीज़ें बहुत सारे तरह के क्वेश्चन करने लगे, और फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं करी। कई बारी तो ऐसा भी हुआ कि लोगों ने रेप करने के बाद थूका मेरे ऊपर पेशाब कर दिया, और ये गलत गलत काम करते। पहले तो लोग बंदा अपने हवस पूरी करते हैं, फिर ऊपर से मारते पीटते भी, और गंदा हमारे ऊपर पेशाब कर देते थे। तो ये सब चीज़ें, इतना दुख होता था, इतना दुख होता था। तब होता जब हम पैंट शर्ट में थे। लोग बोलते तुम साड़ी क्यों पहन लेते हैं? भाई साड़ी नहीं पहनेंगे तो हमें फिर पैंट शर्ट में ही जीने दो। हम ऐसा ही जीना चाहते हैं जैसे आप लोग जीते हों। हमारा दिमाग नहीं ख़राब हो गया कि हम फर्स्ट जेंडर में पैदा होने वाले, एक पुरुष शरीर में पैदा होने वाले थर्ड जेंडर में चले गए हैं। मेरा तो कोई दिमाग नहीं ख़राब हुआ, तो मैं अपनी मर्ज़ी से तो नहीं गई हूँ। इफ़ आई एम थर्ड जेंडर देन हु इज़ फर्स्ट जेंडर? कौन है फर्स्ट जेंडर? आदमी है, औरत है? बताइए आप, कौन है फर्स्ट जेंडर? मैं क्यों नहीं फर्स्ट जेंडर हूँ? मैं क्यों थर्ड जेंडर हूँ? मुझे क्यों नहीं वो अधिकार है? सारे फंडामेंटल राइट्स जो हमारे जो राइट्स हैं, जो संविधान ने हमें दिए हैं, वो सभी के लिए। तो हमारे लिए क्यों सुस्त हो जाते हैं सारे फंडामेंटल राइट? किताबों में लिखने के लिए हैं, या हमें वो दिए भी जाएंगे? ठीक है, इक्वालिटी की बात होती है, फ्रीडम की बात होती है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है। आर्टिकल 21A जो है वो शिक्षा का अधिकार देता है। तो शिक्षा मिली है, तो उसके साथ साथ जॉब भी तो हमें चाहिए। ये सब सहने के बाद, पूरी जब इतना सारा सहन करने के बाद नहीं जब समझा कोई, ना फैमिली समझती, ना माँ बाप, अपने जो पैदा करने वाले वही नहीं समझते हैं। भाई बहन तो क्या समझेंगे, आसपास के क्या लोग समझेंगे? जो हमारे आसपास के जो 4 लोग हैं ना, वो तो बहुत काम ख़राब करते हैं। वो 4 लोग जब पैदा होते तब भी आपके सामने रहते, और जब आप मर जाते हो, जब हम सब मर जाते हैं, तो वही 4 लोग हमें कंधा लेके फूकने भी लेके जाते हैं। लेके जाओ तब तो राम श्याम या सीता गीता ख़त्म हो जाता है, तब तो डेड बॉडी हो जाती है, उसको जल्दी से फूंक देते हैं। तो वो 4 लोग ही इतना ख़राब ज़िंदगी कर देते हैं। तो मुझे तो अब लगता है कि वो 4 लोगों के मैं वो 4 लोगों को ढूंढ रही हूँ। जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी ख़राब की, मैं उनको ढूंढ रही हूँ। और जिन लोगों ने मेरे साथ रेप किया, मेरे चाचे ताए ने, मेरे कज़न लोगों ने, उनमें से मोस्टली लोग मर गए हैं। पता नहीं क्यों मरे हैं, बद्दुआ लगी क्या है, मुझे इसका तो कुछ मालूम नहीं। लेकिन वो उसमें से बहुत कम लोग बचे हैं। लेकिन जो बचे हैं उनके सामने से मैं जब भी साड़ी पहन कर निकलती हूँ तो गर्व से सीना तान के से निकलती हूँ कि देखो तुमने मेरी ज़िंदगी ख़राब की ना। आज मैं अपनी ज़िंदगी को, अपनी जेंडर आइडेंटिटी को सेलिब्रेट कर रही हूँ, अपने आप को गर्व महसूस कर रही हूँ, अपने आप को सेलिब्रेट कर रही हूँ, जी रही हूँ। तुम लोग तो इस दुनिया में आए कीड़े मकोड़ों की तरह और जी के चले गए, बच्चे पैदा किए और इस दुनिया से मर के खप के चले गए। तुमने कुछ नहीं किया, मैंने तो ज़िंदगी में सब कुछ। हम लोग बहुत ढीठ लोग होते हैं। हम लोग जब पैदा होते हैं तो हमें जो जेंडर दिया जाता है, या सेक्स, सेक्सुअलिटी, जो भी हमें सामाजिक पहचान, नाम, धर्म, जात पात, जो हमें किन्नर समाज या हिजड़ा समाज को दी जाती है, वो हम जैसे बच्चे उसको त्याग देते हैं। हम हमारा अपना नाम है, अपना जेंडर है, हमारा अपना संसार है, अपनी जात है, अपना धर्म है, सब कुछ अपना है। और एक मर्द और औरत की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपना जात, धर्म या अपने नाम को त्याग दे। इतना आसान नहीं है। आप हिंदू से मुसलमान या मुसलमान से हिंदू बन के देख लीजिए, आपको कितना तकलीफ़ होगी। या आप हिंदू होकर आप ये कोशिश करें कि मुझे दफनाया जाए, आपको कोई नहीं दफनाया गया। आप
कोशिश करके भी आपको नहीं दफनाएंगे, क्योंकि हाँ, आप में से कोई भी ज़िंदा नहीं रहेगा आपके मरने के बाद, चाहे वो दफनाएं चाहे जीवित रहें, लेकिन आपके परिवार वाले कभी भी दफनाएंगे नहीं, क्योंकि वो तो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ही आपकी बात थोड़ी मानेंगे। आप मरते हुए बोल के जाएंगे कि मुझे दफना देना, तो वो आपकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन हिजड़ा समाज में ऐसा होता है, जो गुरु अपने चेलों को बोल के जाता है या कोई भी किन्नर अपने आसपास के लोगों को बोल के जाता है कि मुझे ऐसे ही दफनाना है या मुझे ऐसे जलाना, तो वो उसको वैसे ही किया जाता है। उसके हर चीज़ अपनी होती है। मेरा आज जो कुछ है मेरा अपना है, मुझे गर्व है, मैंने खुद क्रिएट किया है, मैंने वो माना है, मैंने उस पर गर्व महसूस किया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है, तो अब उसके बाद पार्लियामेंट में बिल पास हुआ है। तो इन सब चीज़ों के झेलते हुए जब हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, तो उसके बाद हमें थर्ड जेंडर का रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, इस्टेब्लिश नहीं किया जाता, क्योंकि ये ऑलरेडी थर्ड जेंडर ऑलरेडी हमारे वेदों पुराणों में इसका वर्णन है। तृतीय प्रकृति जिसको बोलते हैं, ये हमारे वेदों में ऑलरेडी है। तो वेद ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है, इसको पहचान को माना है कि हाँ ये होता है। तो इतने साल लग गए हैं, फिर भी सरकारें अभी सुस्त अवस्था बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं चेंज नहीं हो रहा है। और मेरा ये भी मानना है कि चेंज एक रात में तो होता नहीं, उसमें कई टाइम लग जाता है। सावित्रीबाई फुले ने जब लड़कियों के लिए एजुकेशन शुरू की थी, तो कितना तकलीफ़ झेली होगी। आज इतना 100-150 साल बाद आज हम सारी स्त्रियां पढ़ रही हैं, सभी लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी 5-7 साल हुए हैं हमारे को अधिकार मिले, तो आप एक रात में ओवरनाइट तो कुछ नहीं बदलता, हमें इसके लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा। और सभी ट्रांस कम्युनिटी को भी मुझे पता है कि बहुत दिक्कतें हैं, बहुत सारी उलझनें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होते हुए भी हमें ढीठ बन के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और आप सबसे मेरी विनती है कि आप एक ना स्टीरियोटाइप सोच बना के मत रखिए कि ट्रांसजेंडर स्त्री जैसे होते हैं, एक लड़की जैसा ही होता है। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो लोग दया का पात्र बना देते हैं। सो आई एम नॉट वेरी, मैं कोई दया का पात्र नहीं हूँ, मैं एक प्राउड वुमन हूँ। आप लोग बायोलॉजिकल ऐसे ही पैदा हुए हैं, आप लोग पैदा ऐसे हुए हैं, एक औरत और या मर्द, मैंने तो उसको संघर्ष से प्राप्त किया है। तो संघर्ष जो प्राप्त किया और भगवान ने जो आपको दिया है, दोनों में फ़र्क है। जो भगवान ने दिया उसको तो आपने ग्रांटेड है, आपको मिला है, वो आपको इतना जद्दोजहद नहीं करना पड़ा, आपने उसी में जिया है, उसी में आगे आप बढ़ रहे हैं। आपको इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं फेस करना पड़ा, बुलिंग, हैरेसमेंट या सब चीज़ें नहीं फेस करनी पड़ी। हमने तो उसको संघर्ष से प्राप्त किया है। हमारी जो आइडेंटिटी है ये हमारी संघर्ष की है। आज हमारे पास जो कुछ भी है वो हमने संघर्ष से, और संघर्ष से जो मिला होता है उसमें स्वाद कुछ और होता है। 2016 में जब मेरा एडमिशन हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, तो काफ़ी दिक्कतें आई, बहुत सारी प्रॉब्लम भी हुई, हिजड़ा समाज से भी प्रॉब्लम हुई। लोगों ने बोला कि मत पढ़ो, इससे क्या तुम डीसी बन जाओगे या तुम आईएएस ऑफिसर बन जाओगे पढ़ लिख के, क्या होगा, तुमने मांगना तो भीख ही है, तालियां ही बजाओगे। मैंने कहा नहीं, मैं ताली नहीं बजवाऊंगी, मैं ताली बजवाऊंगी। इस तरह की जो कमेंट थे मेरे पास बहुत सारे। तो ये तो चलो हिजड़ा समाज के, पर सभी ने ऐसा नहीं बोला, बहुत लोग तारीफ़ करने वाले भी थे, बहुत लोगों ने माना भी हिजड़ा समाज में, बहुत लोगों ने मेरे को इनक्रेज भी किया है। जब मेरी एडमिशन हुई तो मैं क्लास में एंटर हुई तो मेरे साथ के सारे साथी एक साइड बैठ गए, लड़का लड़की सब, मुझे अकेले बैठने को कहा गया। तो मुझे अजीब सा लगा कि मैं ऐसी कोई एलियंस हूँ, मैं कोई परजीवी हूँ या किसी परद्वीप से आई हूँ। पर मैंने कुछ बोला नहीं, बैठी रही। जब मेरी टीचर आई, और मेरा एडमिशन एमए में ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज़ में हुआ था, तो जब मेरी टीचर क्लास में एंटर हुई तो मेरी क्लास टीचर ने कहा, नाउ माय क्लास इज़ कंप्लीट। मेरी क्लास कंप्लीट है आज। अब मुझे गर्व है कि मेरी क्लास में नर भी है, नारी भी है और तृतीय प्रकृति भी है, थर्ड जेंडर भी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, एक एनकरेजमेंट, एक शाबाशी मिली, मुझे बात करने का बिल्कुल एक हौसला मिला। तो धीरे धीरे फिर फ्रेंड्स बनते गए। जो स्टूडेंट उस साइड बैठते थे वो धीरे धीरे मेरे साइड आते गए। सबसे ज़्यादा लड़कियां मेरी फ्रेंड्स बनी। तो वॉशरूम की प्रॉब्लम आई, मैंने कहा कि मुझे वॉशरूम कौन से उसमें जाना है, मुझे समझ नहीं आता, मैं लड़के में जाऊं या लड़की में जाऊं, किस में जाऊं। बचपन में भी यही कन्फ्यूज़न, जब मेरा एडमिशन फर्स्ट क्लास में हुआ था तब भी मुझे कन्फ्यूज़न था, तब मुझे बुली हैरेसमेंट होता था, मुझे समझ नहीं आता मैं कौन से वॉशरूम में जाऊँ। 5-6 साल का बच्चा को क्या पता मैं किस में जाऊँ, किसी में भी घुस जाता था ट्रांस बच्चा। यही दिक्कत
मेरी 44 साल की उम्र में आया। तो देखिए, मैंने फिर लड़कियों से बात की अपने फ्रेंड से कि अब क्या किया जाए। मैंने एक कार्डबोर्ड बनाया, उसमें एक साइड पे ट्रांसजेंडर लिखा और एक साइड पे फ़ीमेल लिखा। तो मोस्टली वो फ़ीमेल ही वाला ही दिखता था। जब मैं जाती तो मैं उसको पलट देती थी, उसमें ट्रांसजेंडर नज़र आता था, तो लोग समझ जाते थे कि इसके अंदर ट्रांसजेंडर कोई वॉशरूम गया है। तो ये हमने टेम्पररी किया, लेकिन मैंने एप्लीकेशन लिखा वाइस चांसलर के नाम पे और मैंने कहा मुझे सेपरेट वॉशरूम चाहिए। तो 10-12 दिन बाद जवाब आया मुझे और 23 लाख का रुपए का बजट पास हुआ सेपरेट वॉशरूम का पंजाब यूनिवर्सिटी में। और ये मेरी पहली जीत थी। पूरे इंडिया में ये पहला मौका था जब किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सेपरेट वॉशरूम बना था ट्रांसजेंडर के लिए। और फिर बाद में धीरे धीरे मैंने संघर्ष किया और एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बना, फ़ीस माफ़ी हुई। अब हमारे ट्रांसजेंडर के लिए कोई फ़ीस नहीं है पंजाब यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये संघर्ष के लिए हिम्मत कहाँ से आई, जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की टॉपर थी 93 में, मैं 1993 में मैं टॉपर थी पंजाब यूनिवर्सिटी की। मैंने ग्रेजुएशन किया, बीए ऑनर्स इन हिस्ट्री किया। तब मैं तीनों साल कॉलेज कर रही, तीनों साल मैंने टॉप किया। आईएएस ऑफिसर बनने के सपने थे, लेकिन हुआ नहीं, ये सब हुआ नहीं। तो 93 में मेरा एमए में एडमिशन हुआ हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में जब एडमिशन हुआ तो मेरे साथ रैगिंग हुआ। रैगिंग में लड़कों ने मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी का मारा पीटा, रेप करने की कोशिश किया। तो वहाँ से किसी तरह मैं भाग गई। फिर मैंने डिपार्टमेंट छोड़ दिया, हिस्ट्री डिपार्टमेंट। 94 में मेरा एडमिशन हुआ लॉ डिपार्टमेंट में, एलएलबी में। तो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरा था लॉ ऑफ टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद फैमिली लॉ था एंड कॉन्स्टिट्यूशनल। ये 4 टॉपिक थे, उनमें मैं पढ़ रही थी। अच्छा मुझे इंटरेस्ट आ रहा था, मैं वकील भी बन सकती थी। तो लेकिन रात को 9 बजे क्योंकि मेरी क्लास जो थी इवनिंग में थी। हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी में डे भी होता है और इवनिंग में भी होता है। तो इवनिंग में 9 बजे जब क्लास ख़त्म हुई तो मेरे सीनियर लड़कों ने, जो दबंग लड़के थे, उन्होंने मेरे को बुलाया और एक कमरे में बंद करके मेरे साथ रेप करने की कोशिश की। तो मेरे को नंगा करके मेरे शरीर देखना चाहा। तो मैंने बहुत उनके पाँव पड़ी, उनसे विनती की मुझे छोड़ दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें चलती रही। लेकिन ये तो एक बहुत लंबे कहानी किस्से हैं मेरे साथ जुड़े हुए। कहाँ तक मैं आपको बताऊँ, क्या क्या बताऊँ, क्या क्या आपको अपने ज़ख्म दिखाऊँ। और हर दिन हर रात वो चीज़ें जब याद आती तो रूह कांप जाती है। लेकिन अब उनसे वैसे परवाह भी नहीं पड़ती। वो एक हवा का झोंका था, निकल गया। अब जो सुखद जैसी हवाएं आ रही हैं। तो जब ये 2016 में जब एडमिशन हुआ तो इतने साल बाद, मेरे 93-4 के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद अपनी आइडेंटिटी के लिए मैंने डिप्लोमा किया, रशियन लैंग्वेज में किया, फ्रेंच में किया, कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन में किया, डांस में किया, म्यूज़िक में किया, वोकल में, सब जगह मैंने अपने जो मुझे पसंद था मैंने सब किया। मैंने सब एंजॉय किया अपनी ज़िंदगी, पढ़ाई लिखाई के। मुझे पढ़ना बहुत पसंद था, किताबें मुझे बहुत पसंद हैं। तो जो 2016 में जब टॉयलेट वगैरह, एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल बना, सब कुछ बन गया। अब एडमिशन के टाइम में बहुत सारे बुलिंग भी हुई। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लास वाले सेंसिटाइज हुए। यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी, हज़ारों स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो हर इंसान कहीं ना कहीं टकराते थे। तो लड़के कहीं ना कहीं छेड़ते थे। लेकिन धीरे धीरे अपने आप को मजबूत किया, पावरफुल किया। तो कुछ एक बारी मैं स्टूडेंट सेंटर पे, जहाँ पर खाना वाना खाते हैं सब बच्चे, तो वहाँ पर मैं खाना ले रही थी। तो 4-5 लड़कियाँ मुझे देख कर हंस रही थी। तो मैंने वो काफ़ी देर हंसती रही मुझे देख के कि क्या इंसान है ये इसने बालियाँ पहनी, बिंदी लगा के, है ना, सूट पहना, क्या है ये, आदमी है औरत है, हंसती रही। तो मुझे थोड़ा इरिटेशन हुआ। मैंने कहा, जब मुझे गुस्सा आया तो मैंने ज़ोर से बोला कि, मैंने कहा बिच आई एम फेबुलस। तो वो फिर डर गई। मैंने कहा सब लोग मेरे तरफ झांकने लगे कि क्या हो गया। तो इसी तरह लड़के भी छेड़ते थे। लोग हमें तो ग्रांटेड मानते कि ये तो सेक्स वर्कर होंगे। एक लड़का मुझे सेक्स करने के लिए बोलने लगा तो मैंने उसको इतना कुछ सुनाया। मैंने कहा अगर तू इतना मर्द का बच्चा है, अगर तेरे अंदर इतना हिम्मत है, तो मुझे सब पब्लिक के सामने मेरा हाथ पकड़ के अपने बेडरूम में ले जा। मैं तुम्हारे साथ हर जगह चलने को तैयार हूँ। अगर तुम पब्लिक के सामने नहीं बोल सकते हो तो मैं एक
मेरे जो सैंडल है ना, इससे चाटा, इससे तुम्हारे मुंह पे मारूंगी और तो तुम्हारी मूंछें खड़ी है ना जो गोल गोल से, इसमें तुम्हारे दूध के डोलू ना, जो घर में जो दूध के डोलू होते हैं वो टांग दूंगी, तो मगर भाग जा, नहीं तो ऐसा मारूंगी। तो जब हम लोग देखो, समाज के दो मुंह हैं, दो रूप हैं। जब हम सेक्स वर्क में होते हैं, जब हम लोग बधाई होते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, तब तो आप लोग सब लोग बोलते हैं कि ये लोग पढ़ते नहीं, ये लोग तो पढ़ लिख कर नहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इनके तो बस इनका तो धंधा बन गया ये सब चीज़ें। और जब हम लोग पढ़ने लिखने लग जाते हैं, जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब हमें बोलते हैं सेक्स वर्कर हो तुम। तो हमें एक साइड तो रहने दो। जब हम मर्द थे, मर्द जैसे रूप में थे, तो बोलते हैं जनाना है, छक्का है, हिजड़ा है। और जब हम औरत बन गए तो बोलते हैं तो तुम आदमी हो। तो कहीं ना कहीं हमें दोनों साइड ये लोग जीने नहीं देते हैं। इतना दुख देते हैं, इतना दुख देते हैं कि इतना डिप्रेशन हो जाता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। और जब मी टू चल रहा था टीवी पे, काफ़ी सारी डिबेट हो रही थी किसी मी टू पे कि किसी के साथ किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ 10 साल पहले, 20 साल पहले, लोग हर महिला अपनी बात कर रही थी। अच्छी बात है, बात करनी चाहिए। पर मैं हंस रही थी कि हमारे साथ तो डेली ऐसा होता है मी टू। हमारे साथ तो लोग रोज़ छक्का हिजड़ा बोलते हैं, लोग बदतमीज़ी से बात करते हैं। उसका क्या मतलब, हम लोग अगर बोलने लग जाए तो टीवी में तो कोई ऐसी जगह बचेंगी अखबारों की, अखबार ही नहीं बचेंगी, इतना सारा हमारे साथ होता है डेली। तो ये सब चीज़ें देखो, जब तक समाज, हम लोग तो आगे बढ़ने को तैयार हैं, पर समाज अपनाए भी तो सही। अगर आप कह रहे हैं कि जॉब करो जॉब करो, पर जॉब करने के लिए कम से कम एनेबलिंग एनवायरनमेंट तो हो, वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट तो पैदा करो कि एक इंसान जो है, जो वो जॉब कर सके, उसको विदाउट एनी हरासमेंट, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी बुलिंग, कोई वहाँ पर वो जॉब कर सकें, ठीक है ना। घर से हम तो घर वापसी चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि हम लोग पेरेंट्स के साथ रहें, हम लोग माँ बाप के साथ रहें। आपका बेटा बेटी या कोई भी इंसान आपके हैं, देखिए मैं अपने माँ बाप को बोलती हूँ, आप दुनिया के सबसे लक्की जो है ना, खुशकिस्मत पेरेंट्स हो। मेरे भाई बहन भी हैं, तो मैंने कहा देखो, आपका बेटा है मेल है, आपकी बेटी है फीमेल है, और आपके घर में मैं मेरे जैसे ट्रांसजेंडर भी हैं। तो आपके घर में तो इक्वालिटी कुदरत ने ऑलरेडी कर दी है। आप तृतीय 3 प्रकृति के लोग आपके इस घर में रहते हैं, सिर्फ मेल फीमेल नहीं रहते हैं। हम आपके घर में इक्वालिटी है, परमात्मा ने आपके घर में इक्वल चीज़ें भेजी हुई हैं, बराबर। आपके घर में कोई बेटा होगा तो वो शादी करके चले जाएगा, बेटी होगी ससुराल चले जाएगी, तो आप लोगों का कौन देखभाल करेगा, कौन आपके बुढ़ापे की लाठी बनेगा। तो हम जैसे बच्चे हैं, जो हम जैसे लोग हैं, वही तो आपके बुढ़ापे के सहारा होंगे। आप लोगों को हम लोग अपने साथ रखेंगे। अगर हम शादी भी करेंगे तब भी हम अपने जो मेरा जो पति होगा उसके माँ बाप को भी अपने साथ रहेंगे, और अपने अपने मेरे खुद के माँ बाप भी मेरे साथ रहेंगे, तो इतनी बड़ी फैमिली बन जाएगी। तो ये सब चीज़ें, ये हम सब इंसानों को पीपल से यू आर अ डिसऑर्डर, लोग बोलते भी थे पहले कि यू आर अ डिसऑर्डर। आई सेड यस आई एम डिसऑर्डर बिकॉज आई नेवर फॉलो ऑर्डर। मैंने कभी ऑर्डर कोई फॉलो ही नहीं किया, मेरा खुद का रास्ता है, मैं अपना रास्ता खुद बनाती हूँ, उसमें कोई आए ना आए अब मुझे कोई परवाह नहीं, कोई एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, क्योंकि मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है। जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तो मेरे साथ कोई नहीं बात करता था। आज आप सोचिए, मुझे ऑनलाइन होने में 5-10 मिनट लग गए, इतनी भीड़ होती है मिलने की, मेरे पास टाइम ही नहीं होता मिलने का, मेरा दिमाग कहाँ कहाँ चल रहा होता है। अभी भी मैं आपसे बात करूँ, लेकिन मेरे को मिलने वाले कितने लोग वेट कर रहे हैं, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता। कितने टॉक होती हैं, कितने सारी यूनिवर्सिटी वाले, कितने स्टूडेंट्स, कितने लोग मिलना चाहते हैं। सो ये जो स्पेस क्रिएट किया, मेरा खुद का स्पेस क्रिएट किया, मैंने खुद अपनी जिद से, अपने दबंगई से अपने आप को साबित किया कि मैं आपके जैसी हूँ, जैसे आप लोग हैं वैसे मैं भी हूँ। मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, मैं ना नीच हूँ ना कुछ नहीं, मैं सब आपके जैसे हैं। हम सब ऑल वी आर इक्वल एंड आई नेवर फॉलो, मतलब हम लोग ह्यूमन राइट्स करते हैं। ह्यूमन राइट्स क्यों? ह्यूमन राइट्स में भी तो आदमी आ गया है। ह्यूमन के HU के बाद मैन आ गए हैं, वुमेन के बाद भी मैन आ गया, WO के बाद मैन आ जाते हैं। हर जगह मैन 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 फंसा हुआ, आदमी फंसा हुआ है। ये जो परिभाषाएं, ये जो शब्द बनाए गए, ये जो बाइनरी हैं, 2 लिंगों से बनाए, तृतीय प्रकृति को हमेशा छोड़ा गया है। दिन है रात है तो संध्या भी होती है,
और संधि काल दो वक्त होता है, सुबह भी होता है और शाम को भी होता है। संधि का जो सायं काल है या सुबह, उसका सब लोग इंतज़ार करते हैं। दिन और रात तो सब लोग व्यस्त रहते हैं, रात को सोते हैं, दिन में काम करते हैं। लेकिन संध्या के टाइम में आप टांग पे टांग रख के सुस्ताते हो, नदी किनारे कहीं भी आप खेत में बैठे हो आप सुस्ताते हो, क्योंकि संध्या है। वो संध्या दो चीज़ों से मिलकर बनती है, दिन और रात का कम्बिनेशन। तो हम लोग मर्द और औरत का जो कम्बिनेशन है, हम दो लिंग से, मेरा शारीरिक लिंग पुरुष का है, मेरे ब्रेन जो है, जो मेरा साइकोलॉजिकल सेक्स है वो फीमेल का है। तो आई एम नॉट इंटरसेक्स। कोई लोग कन्फ्यूज़न होते हैं कि इंटरसेक्स क्या है। इंटरसेक्स दो लिंग पैदा होते हैं, दे कैन बी ट्रांसजेंडर, वो भी ट्रांसजेंडर होते हैं, वो ट्रांसजेंडर कहला सकते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इंटरसेक्स बहुत कम पैदा होते हैं, लेकिन वो लोग भी अपने आप को ट्रांसजेंडर कहला सकते हैं। ट्रांसजेंडर एक आइडेंटिटी है, हिजड़ा एक कल्चर है। हिजड़ा मतलब हिजर से बना है, हिजर का मतलब है बिछोड़ा, सेपरेशन, अबेंडेंड। और किन्नर का मतलब है किम नरह, किस तरह का आदमी है, ये आदमी है तो अजीब सा आदमी है। और जो खुसरा जो शब्द है वो ख्वाजा सरा से बना है। ख्वाजा सरा को शॉर्ट में अब आप लिखोगे तो ख और सरा खुसरा बनता है या खोजा होता है। ऐसे ही कर्नाटक में मंगलमुखी बोला जाता है। कई अलग अलग जगहों पे कर्नाटक में मंगलमुखी तमिलनाडु में थिरुनंगई बोलते हैं, ट्रांसमैन को थिरुनंबी बोलते हैं। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है एक ही इंसान को। और ये लंबी एक परंपराएं हैं, ये सदियों से चला आ रहा है। जब से जीव बना है तब से तृतीय प्रकृति साथ में रही है, और जब तक ये रहेगा, ये सृष्टि रहेगी, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। तीसरी प्रकृति के बिना दो प्रकृति कभी नहीं मिल सकती हैं। कोई औरत देवकी हो सकती है तो हम यशोदा हैं, हम पाल सकते हैं। आप पैदा करते हैं तो हम पालते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं समाज में, जो विकृत एक धारणाएं बनी हैं, समाज ने खुद ही अपनी धारणाएं बनाई हैं। हम सोचो तो कई लोगों ने बोला कि तुमने साड़ी पहन ली, क्यों साड़ी पहन ली? फिर मैं एक आदमी ने ऐसे ही पूछा, तुमने साड़ी पहनी? मैंने कहा तुमने पतलून पहन ली, तुमने पैंट पहन ली, तो अंग्रेज़ों का कपड़ा है। तुम क्यों भूल गए अपनी भारतीय परिधान, अपने धोती कुर्ता या पजामा क्यों भूल गए? तुमने क्यों पैंट शर्ट पहन ली है? तो ये देखो, हम जो आदमी और औरत जो करता है वो उसको समाज एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन जो ट्रांस लोग अपनाते हैं, जो ट्रांस लोग करते हैं, उसको लोग नकार देते हैं। आपसे जो क्वेयर कम्युनिटी ने दुनिया में जागृति लाई है, जो क्वेयर कम्युनिटी है, क्वेयर मतलब कि डिफरेंट लोग, जो हम जैसे लोग हैं, जो डिफरेंट लोग हैं, जो डिफरेंट दिखाई देते हैं, जो डिफरेंट सोच में हैं, उन लोगों ने सारी दुनिया में क्रांति लाई है। उन लोगों ने रेनेसेंस के टाइम पे, पुनर्जागरण के काल में, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो, बहुत सारे लोग हैं, सोक्राइट हुआ, प्लूटो हुआ है, सभी लोगों ने इतना ज़्यादा कुछ लिखा है, इतनी बड़ी फिलॉसफी। दे वर ऑल डिसऑर्डर पीपल, सब लोग डिसऑर्डर पीपल थे एंड क्वेयर कम्युनिटी से थे। क्वेयर कम्युनिटी ने सारी दुनिया को रंगीन कर दिया। आप सोचिए कि हम लोग रेनबो, हमारे 7 रंगों को हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं। नहीं तो दुनिया तो ब्लैक एंड वाइट थी, दुनिया ग्रे एंड ब्लैक एंड वाइट में जीती थी। हम लोगों ने दुनिया को रंगीन कर दिया, हमने अपने आप को रंग दिया, लोगों को भी रंग दिया। आज हम लड़का जब मुझे याद है 89-90 के बाद में एक लाल रंग की रेड कलर की पैंट लेके आई थी, तो लड़कों ने मुझे छेड़ा था कि ये तो लड़कियों वाला रंग है, इसको तो नहीं लड़कियां पहनती हैं। लेकिन आज मैं देखती हूँ सभी लड़के ग्रीन, येलो, किसी भी रंग का पैंट पहन लेते हैं, शर्ट भी पहन लेते हैं। अब तो वो सब बदल गई धारणाएं। तो क्योंकि हम जैसे लोगों ने इस पे फिल्म इंडस्ट्री में गए, फैशन इंडस्ट्री में गए, डांस, म्यूज़िक, हर जगह हम लोगों ने अपनी पकड़ मजबूत की। फैशन इंडस्ट्री में जो हम लोग अपने आप को नहीं रंग पाए, लेकिन आप लोगों को रंग दिया। हमने वैसे कपड़े डिज़ाइन किए जिससे सारी दुनिया अब पहनती है। तो ये सब चीज़ें अगर हम बात करें तो बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, बहुत लंबा एक डिबेट है इसके बारे में। आज का टाइम जो है, आज हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं, आगे
मैं वेलफेयर बोर्ड की मेंबर हूँ, ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है चंडीगढ़, उसकी मेंबर हूँ, और मंगलमुखी ट्रांसजेंडर वेलफेयर सोसाइटी चला रहे हैं हम लोग। आज हम लोग पर्यावरण दिवस मना रहे थे। ये सब लोग करीबन 150-200 हमने बुलाए तो 25 लोग थे, लेकिन 150-200 लोग आ गए। तो ये एक हमारी एक मुहिम है, एक हमारे हम लोगों ने अपनी जड़ें मजबूत की हैं, हम लोगों ने समाज में अपने आप को स्थापित किया है अपनी पहचान के साथ। पार्लियामेंट में बिल पास हुआ 2019 में, 2020 में एक्ट बन गया। अब धीरे धीरे वो लागू हो जाएगा। उसके बाद फिर सभी सरकारों की एक जिम्मेवारी बनती है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए वो पॉलिसी बनाए, सुरक्षा दे, सुरक्षा के कानून बनाए, पुलिस भी दुरुस्त हो। पुलिस अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ बहुत बदतमीज़ी कर रही थी, तो मैंने भी उसको काफ़ी समझाया, लेकिन वो नहीं समझी कि ऐसे कैसे आदमी औरत बन जाते हैं, ये तो नकली हैं। हालांकि इनको पता नहीं सब चीज़ें, क्योंकि इतने अनजान। मुझे उस पर गुस्सा पहले आ रहा था, लेकिन अब मुझे कोई गुस्सा नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने समझा कि वो लोग अनपढ़ हैं। उन लोगों ने वो पढ़ाई नहीं की है, उन्होंने सिर्फ पेट भरने के लिए पढ़ाई की है कि नौकरी मिल जाए बस, इसके अलावा और कुछ नहीं जानना हमें। तो वो नौकरी सारी दुनिया कर रही है। हम मैनेजमेंट करते हैं, गधा बनाने सबको दुनिया गधा बना रही है। नौकरी कर रही है दिन रात। सुबह लॉकडाउन में सब लोग इंसान बन गए थे, लेकिन फिर गधे बन जाएंगे। दिन रात नौकरी करेंगे, है ना, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए क्या क्या काम करेंगे। तो वो सब चीज़ें हमें इंसान बनना है। हम लोग तो, अगर आप कहते हैं अभी भीख मांगते हैं, चलो ठीक है, भीख मांगते हैं, 10 रुपये तो मांगते हैं, 20 रुपये मांगते हैं। हम लोगों ने बैंकों में तो गबन नहीं किया ना, किसी बैंक से गबन नहीं किया, किसी बैंक का लोन नहीं वापस किया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। हमने देश के साथ कोई गद्दारी नहीं की है। हम तो ऐसा भी नहीं किया बैंक को लूट के दूसरे देश में भाग गए हैं, हम लोग तो ऐसा भी नहीं किया। हम लोग सिर्फ लड़ रहे हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी पहचान के लिए। हम अपनी पहचान को स्थापित करना चाहते हैं, माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं, भाई बहनों के साथ रहना चाहते हैं। बचपन में अगर बच्चा ऐसा उनको दिखता है तो धीरे धीरे उसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मैं एक बच्चे के पेरेंट्स मेरे पास आए, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की इस बच्चे को। वो था करीबन 15-16 साल का, और उसके माँ बाप ने कहा कि इस बच्चे को ठीक करना है, इसको लड़का बनाना है, ये तो लड़कियों जैसे हरकतें करता है। तो मैंने कहा मैं तो शायद मेरी बात मानेंगे नहीं ये लोग, क्योंकि मैंने सफ़ेद कोट नहीं पहना, डॉक्टर नहीं हूँ, तो ये मेरी बात नहीं मानेंगे। तो मैंने क्या किया, पीजीआई, हमारे यहाँ चंडीगढ़ में बहुत बड़ा हॉस्पिटल पीजीआई, वहाँ साइकेट्री डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है उनके पास लेके गई, अपॉइंटमेंट लिया। और जब वो पेरेंट्स अंदर गए तो हम लोग सब अंदर गए, तो पेरेंट्स ने एक ही शब्द बोला कि हम अपने बच्चे को ठीक करना चाहते हैं, ये लड़कियों जैसा हरकतें करता है। तो डॉक्टर ने कहा, ही वॉज द डॉक्टर ऑफ, ही वॉज साइकेट्रिस्ट। उसने कहा कि ठीक तो आपको होना है, ये बच्चा तो ठीक है, ये तो वही कर रहा है जो कुदरत उसको करवा रही है, ये वही कर रहा है जो उसका ब्रेन करवा रहे हैं, ठीक है ना। आपको ठीक होना है, आपको एक्सेप्ट करना है इसको, बच्चे को। नहीं तो क्या होगा, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, डिप्रेशन में चला जाएगा, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें ना, मेंटल हेल्थ इसकी ख़राब हो जाएगी, और ये हो सकता है सुसाइड कर ले, या हो सकता है घर से भाग जाए और हिजड़ों में चले जाए। इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको समझाया, करीबन 1.5-2 घंटे वो उसकी काउंसलिंग करते। बाद में वो ठीक, मतलब उनको थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हुआ। तो अभी वो बच्चा जैसा वो रहना चाहता, अभी वो स्टडी कर रहा है, काफ़ी इंजीनियरिंग कर चुका है, और ये करीबन 5-6 साल पहले की बात है, और अच्छी अपनी जॉब कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जब पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बच्चा काफ़ी ग्रो करता है, एंड समाज के साथ रहने की कोशिश करता है। वो हर चीज़, बहुत सारे बच्चों को हमने घर वापसी करवाई है, 3-4 बच्चे हैं चंडीगढ़ में। अब उनके पेरेंट्स ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है, वो ट्रांसजेंडर जैसे ही रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है, कम से घर वापसी हो रही है, वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ जी रहे हैं। हम इतना रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, हम इतना सारा चीज़ों की बात कर रहे हैं। वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, हमें कोई स्पेशल राइट्स की ज़रूरत नहीं है। वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस, हमें स्वीकार्यता की ज़रूरत है। अगर स्वीकार कर लिया जाए तो हम सब कुछ करने को लायक हैं, हम सब कुछ करने को तैयार हैं, हम हर काम कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अब आप अपनी कलम से लिखोगे,
आप अपने लोगों तक बताओगे, समाज तो में जागृत करोगे। जब पंजाब यूनिवर्सिटी मैंने प्राइड शुरू किया था 2013 में, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में शुरू किया था, तो चंडीगढ़ के लोगों ने पहली बार हम जैसे लोगों को देखा। चंडीगढ़ में करीबन 500-600 लोग सड़कों पे उतरे और गर्व उत्सव मनाने के लिए। गर्व उत्सव मतलब हमने 3-4 किलोमीटर पैदल मार्च किया, अपने होने का गर्व मनाया। धीरे धीरे पंजाब यूनिवर्सिटी ने उस टाइम पे कहा था कि सच काइंड ऑफ एक्टिविटी शुड नॉट अलाउड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह की हरकतें, इस तरह की एक्टिविटीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज लगातार मैं संघर्ष करती रही। आज वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ, जहाँ पर ये गर्व उत्सव बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है, और पंजाब यूनिवर्सिटी का उसका पार्ट भी है, और चंडीगढ़ प्रशासन भी उसका पार्ट है। जो जिन लोगों ने पहली प्राइड में हमें परमिशन देने से मना कर दिया था, आज ये रंगारंग कार्यक्रम होता है हर साल, और ये पूरा जेंडर डाइवर्सिटी का फेस्टिवल होता है। इसमें 6-7 दिन का फेस्टिवल होता है, इसमें काफ़ी लोग आते हैं, और इसमें ना केवल ट्रांसजेंडर, सारे समुदाय, सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ और मेल फीमेल, मतलब बिना जेंडर भेद के, बिना सेक्सुअलिटी भेद के सब लोग हर्षोल्लास मनाते हैं अपने होने का। तो ये एक लगातार कोशिश है समाज में रहने की। अगर आप अपने बच्चे को बोलोगे कि बुरा है, बुरा है, बुरा है, तू बुरा है, तू बुरा है, तो कहेगा ठीक है, मैं बुरा हूँ, मैं गुंडा हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं हूँ बस। ऐसे ही हमारे को लोग बार बार छक्का हिजड़ा बोलते हैं, तो हम बोलते हैं ठीक है, हम हैं। हम ताली मारने भी सीख जाए, हम बदतमीज़ी करना भी सीख जाते हैं। पर ये सब चीज़ें तो हमारी मजबूरी हैं। हमें भी तो आप लोगों ने सिखाया, हम तो अपने माँ पेट से तो सीख के नहीं आए ये सब चीज़ें। किसने सिखाया? आप समाज के लोगों ने ही दर्द दिया है, तो हमें उस दर्द को झेलने की ताकत भी हमें खुद ही बिल्ड करनी पे। हमें खुद वो मैकेनिज़्म बनाया गया, हमने बनाने की कोशिश की मैकेनिज़्म को, ताकि हम अपने इस समाज में रह सकें। अपनी जो राइट टू लाइफ है, आर्टिकल 21, उससे हम लोग अपने आप को उस अधिकार से जी सकें और आप सबके बीच में रह सकें। मैं चाहूँगी कि काफ़ी चीज़ें मैंने कवर की हैं, और कोशिश की है कि मैं आप सबको वो अपने 1 घंटे में, तो यही, क्योंकि हम लोग इतना लंबा एक टॉपिक को छू के निकलना है मुझे, तो इतना लंबा 1 घंटे में इतना ही कर सकी हूँ। एंड यस, लास्ट में ये बोल सकती हूँ कि यस आई एम डिफरेंट, बट डिफरेंट इज़ नॉट रॉन्ग। डिफरेंट होना कोई गलत नहीं है, डिफरेंट इज़ यूनिक। डाइवर्सिटी है, आपकी दोनों हाथ ही, हर उंगली में फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हैं। आपका शरीर आपका एक जैसा नहीं है, तो हम आपके जैसे कैसे हो सकते हैं? ये तो प्रकृति ने ऐसे ही डाइवर्सिटी, विविधता बनाई है। हर इंसान का लिंग, लैंगिक पहचान, सेक्सुअलिटी सब कुछ अलग है। कोई इंसान एक दूसरे के जैसा नहीं हो सकता। ये तो प्रकृति का नियम ही नहीं है। आप कुछ भी बोलिए, आप एक अपने शरीर को भी, आप आधार कार्ड ऑफिस में जाओगे तो फिंगरप्रिंट्स आपको लेते हैं, तो हर उंगली का लेते हैं। आप एक ही उंगली का क्यों नहीं फिंगरप्रिंट्स लेते हो? क्योंकि हर उंगली का फिंगरप्रिंट्स अलग है। आपके रेटिना, आँख के जो रेटिना है उनका भी अलग है। हर यूनिक है। हर इंसान के अंदर खूबियाँ हैं, हमारे अंदर भी खूबियाँ हैं। कि प्लीज़ एक्सेप्ट अस, हमें स्वीकार कर लीजिए। मैंने पहले भी कहा है, वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स। हमें कोई स्पेशल राइट्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार करने से क्या हो, जब आप तो टीचर भी रहे हैं बहुत सारे, आपकी क्लास में कोई बच्चा अगर थोड़ा सा सुस्त होता तो उसकी पीठ थपथपाते हैं। पीठ थपथपाने से क्या होता है कि वो बच्चे को थोड़ा साहस मिलता है। आपने नोट किया होगा, मैंने कहा था कि मैं जब मेरी टीचर क्लास में आई थी तो उसने कहा था, नाउ माई क्लास इज़ कम्प्लीट। और जो बच्चे मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे, भेदभाव कर रहे थे, वो शब्द से उन सब के मुँह पे तमाचा था, और मुझे हिम्मत मिली और मैं आगे बढ़ती रही। मेरी एक बारी और टीचर थी, उसने कहा था कि धनंजय, खाक बनो तो सोने की बनना, चूल्हे की खाक मत बनना। सोने की जो खाक होती है वो बहुत काम आती है।
सोने की खाक बनना है। तो ऐसे ही है। मेरे एक और टीचर थी, उसने भी कहा था कि धनंजय, आर यू कंफर्टेबल इन द यूनिवर्सिटी? आप खुश हो इस यूनिवर्सिटी में? मैं कहा हाँ जी, मैं तो अकेली तो जाती नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं, मेरे साथ लड़कियाँ होती हैं, मेरे साथ फ्रेंड हैं। मैं कहती वाई आर यू गोइंग, वाई आर यू नॉट गोइंग अलोन? तुम अकेले क्यों नहीं जाती, ये सब फ्रेंड्स क्यों जाती हैं? आर यू डिसेबल, आर यू डिफरेंटली एबल, तुम क्या हैंडीकैप हो? मैंने कहा नहीं। तो उस कहते सारी ज़िंदगी तुम्हें अकेले जाना है, सारी ज़िंदगी ट्रेन बस में धक्के भी अकेले खाना है। ये लड़कियां जो हैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम के लिए हैं, ये 2 साल पढ़ेंगे फिर चले जाएंगे। उस ज़िंदगी में संघर्ष तो तुम्हें अकेले ही करना है। सीखो, इस यूनिवर्सिटी में सीखो, अकेला चलना सीखो, अकेला लड़ना सीखो, और समाज को बदले तभी बदलेगा जब तुम आगे बढ़ोगे। तो ट्रांसजेंडर बिल जो 19 का है, उसमें कोई चेंज चाहते हो? तो मैंने हाँ चेंजेस तो चाहते, बट अब ये तो एक्ट बन गया है, अब ये एक्ट बन चुका है। तो अब इसमें हम चाहते हैं कि चेंजेस तो अभी मुश्किल है, कि हम लोगों ने रिकमेंडेशन भी भेजी काफ़ी सारी, लेकिन वो कितनी मानते हैं कितनी नहीं। लेकिन अब तो ये एक्ट बन चुका है। बिल में चेंजेस तो बहुत चाहिए थे हमें, जैसे जेंडर आइडेंटिटी का जो सेल्फ आइडेंटिटी है, ये हमारी अपनी आइडेंटिटी है। आपको मर्द होने का अधिकार किसने दिया? आपने खुद मर्द को माना है, औरत भी, आपकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती मर्द होने या औरत होने की, तो हमारी ऐसे ट्रांसजेंडर होने की वेरिफिकेशन क्यों हो? तो ये सब चीज़ें आइडेंटिटी का जो था प्रॉब्लम, कि ये जो मजिस्ट्रेट के पास जाना, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। रिजर्वेशन नहीं है, चाइल्ड अडॉप्शन का नहीं है उसमें। अगर हमारे किन्नर डेरों में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी उनको गोद लेके रखें, तो उनके माई बाप कौन होंगे? सरकार को उनका गोद लेने का अधिकार होना चाहिए उनका। और दूसरा, रिजर्वेशन भी होनी चाहिए। तीसरी बात है, जैसे मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वो इसी तरह की बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ में होना चाहिए। एंड एडिशनल सीट्स होनी चाहिए ट्रांसजेंडर के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात है, हमें सेंसिटाइज पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। हर एक डिपार्टमेंट, हर एक विभाग में, हमारी पंचायत से लेकर नीचे ग्रास रूट से लेकर पार्लियामेंट तक सभी को सेंसिटाइज करना, जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। उनको ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बारे में बताना, उनकी प्रॉब्लम्स के, उन्हें आइडेंटिटी के बारे में समझाना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ये चेंजेस आएंगे। अदरवाइज़ जितनी मर्जी पॉलिसी बना दो, जितनी मर्जी कुछ भी करो, तो वो नहीं होगा। नाम तो कोई भी हो, नाम में क्या रखा है, ठीक है ना? मेरा नाम धनंजय है, नाम का कोई जेंडर आइडेंटिटी नहीं होता, नाम तो नाम है। पंजाब में तो बलजीत कौर भी है, बलजीत सिंह भी है, तो नाम से कुछ नहीं होता, अपने कर्म से होता है। किन्नर बोल दो, किम न रहा, तो किस तरह का आदमी है, संस्कृत शब्द है, लेकिन कुछ खास कम्युनिटी को इस पर भी ऑब्जेक्शन है, किन्नौर के लोगों को। खुसरा जो है ख्वाजा सरा से बना है। ख्वाजा सरा जो दरगाहों में बैठते थे, ये काफ़ी रिस्पेक्टफुल नाम, ये नाम है। हिजड़ा भी रिस्पेक्टफुल है, तो नहीं कह सकते रिस्पेक्टफुल मत, ये तो एक जिसका मतलब सेपरेट होना है, सेपरेशन। सो अब ये तो ट्रांसजेंडर कहलाना बड़ा अच्छा लगता है कि ट्रांसजेंडर हूँ मैं, आइडेंटिटी मिली है, आई एम अ ट्रांसजेंडर पर्सन, मैंने जेंडर चेंज किया है, सो आई एम अ ट्रांसजेंडर। कोई इंसान फीमेल होना चाहता है तो फीमेल भी हो सकता है, कोई इंसान मेल होना चाहता है वो मेल भी हो सकता है, उसको जो अच्छा लगता है, उसकी अपनी आज़ादी। तो वही तो बिल में होना चाहिए था कि जिसकी आइडेंटिटी जो वो रखना चाहता है वो रख सकता है, लेकिन वो बिल में अभी नहीं है। देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं वो ट्रांसजेंडर बच्चे तो नहीं है, पर फैमिली रहती हैं उनके, वो हम मुझसे काफ़ी प्यार करते, तो इसलिए आ जाते हैं। हम चाहते हैं, मैं भी चाहती हूँ कि घर वापसी हो, सब लोग घर वापस दें। मतलब मैं यहाँ फिर कहूँगी, जिसको जो अच्छा लगता है वो करें। घर वापसी मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, जिसको जैसा रहना है वो रहे। समाज में जैसे लोग रहते हैं, आपके बच्चे क्या घर वापस आ गए हैं, इतनी दूर कैलिफोर्निया में जॉब करते हैं, तो आप कहोगे घर वापस आ जाओ, वो वापस आ जाएंगे? तो जो जैसा रहना चाहते हैं उसको रहने देना चाहिए, उसकी मर्जी है, उसका राइट है, वो कैसा भी रहे, उसका जैसे कपड़े पहनना है, उसको जैसे रहना है, उसको रहने देना चाहिए। हम अपनी उसको मर्जी को उन पे नहीं थोप सकते हैं। हम ये नहीं चाहेंगे तुम ये करो, तुम वो करो, ऐसा नहीं, उसकी अपनी मर्जी है। और अच्छा बुरा तो हर जगह होता है। देखो
हर समाज में जब कोई कोई गलत काम करता है, किन्नरों ने ऐसा कर दिया, किन्नरों ने नहीं किया ऐसा गलत काम, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो उनका नाम लिख के बोलना चाहिए कि इन लोगों ने कहा। अगर मैं कहूँ कि किसी औरत ने, बिमला ने ऐसा काम कर दिया, तो क्या सारी औरतें, औरत जाति खराब हो गई? ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही अगर धनंजय ने कोई क्राइम कर दिया तो सारा किन्नर समाज या हिजड़ा समाज उसके लिए दोषी नहीं है, वो सिर्फ धनंजय ही दोषी है। तो ये शब्दों पे हमें लगाम लगाना होगा। पॉलिटिक्स में आना तो चाहती हूँ, बट थोड़ा सा भी लेग पुलिंग ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए पहले मैं थोड़ा कुछ कर लूँ समाज के लिए, राइट टू एजुकेशन के लिए थोड़ा आगे बढ़ जाएं सब लोग। मेरा मन है कि मैं पार्लियामेंट में बैठूं, और वो मेरा सपना है कि मैं ना बैठूं तो कोई तो आएगा ही। और मेरा एक बहुत बड़ा सपना है कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री की सीट पे, वो दिन मेरे लिए सबसे गौरवशाली होगा जिस दिन प्रधानमंत्री की सीट पे एक किन्नर बैठेगा, या राष्ट्रपति की सीट पे, वो बहुत गौरवशाली दिन होगा। कंबोडिया के सिविलाइजेशन थे, एक खमेरियन सिविलाइजेशन, उनका जो फ्लैग था, उनका झंडा था, उसमें किन्नर की फ़ोटो थी, उसको दक्ष कन्या माना जाता था, तो वो परफेक्ट वुमन थी। सो गाइज, मैं औरतों को बोलना चाहूँगी कि गाइज, यू आर अ वुमन, बट आई एम सुपर वुमन, आई एम प्राउड वुमन। मैंने वो संघर्ष करके प्राप्त किया, तो सो आई एम अ प्राउड वुमन। मुझे रत्ती भर भी कोई मलाल नहीं है, और मैं हर जन्म में ही ट्रांसजेंडर बनना चाहूँगी। मुझे 2 जेंडर में जीना बड़ा मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लगता है, मैं दोनों की फीलिंग को समझती हूँ, मर्द की भी औरत की भी। मुझे वो महसूस होता है कि मर्द क्या महसूस कर रहा है। फ़िज़िकल हरासमेंट के ख़िलाफ़ भी हम बहुत आवाज़ उठाते हैं। अब तो जब हम लोग मैंने आपको पहले भी कहा कि फ़िज़िकल हरासमेंट जब तक होती जब हम पैंट शर्ट में होते हैं। जब हम लोग ये 3 कपड़े पहन जब अपने असली अवतार में आ जाते हैं, तो फिर फ़िज़िकल हरासमेंट कम हो जाता है, होता है लेकिन कम हो जाता है। लोग इतने आसानी से हमें टच नहीं करते हैं, उनको डर भी लगता है कि कहीं ये हमारे पीछे ना पड़ जाए। ऐसे ये 1871 का जो लॉ था, एंटी ट्राइबल लॉ, उसमें ये ऐसा लिखा गया था। तो लोगों की सोच में ये घर कर गया कि ये बच्चे चोरी करते हैं, बच्चों को इधर से उधर भेजते हैं, सेक्स वर्क में। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कोई भी करता है, मतलब सारे किन्नर नहीं करते हैं, ना ही सारे मेल करते हैं, ना सारे फीमेल सेक्स वर्कर नहीं है, ना ही सारे मेल जिगेलो हैं, ना ही सारे ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर हैं। ये हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते। कोई भी, मैंने आपको पहले कहा कि कोई भी इंसान अच्छा बुरा हर जात में, हर जगह, हर उसमें होता है। सेपरेट यूनिवर्सिटी, आई डोंट बिलीव इन दैट। सेपरेट यूनिवर्सिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उससे एक तो हम लोग पहले ही आइसोलेटेड थे, और ना ही कोई हमें समझ पाएगा। हम तो आपके साथ रहना चाहते हैं, मेल फीमेल सब एक साथ रहना चाहते हैं, एक साथ में पढ़ना चाहते हैं। एक साथ रहेंगे तभी हमें कोई समझेगा, अदरवाइज़ तो हमें लोग खिड़कियों से झांकते रहेंगे, ये कहाँ से आ गए हैं। ये सेपरेट यूनिवर्सिटी वाला कंसेप्ट ही नहीं होना चाहिए। सेपरेट वॉशरूम हो सकता है, सेपरेट बेडरूम हो सकता है आपका, लेकिन सेपरेट समाज नहीं हो सकता, सेपरेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस नहीं हो सकती। आपको साथ में रह कर पढ़ना होगा। लड़का लड़की अब साथ में पढ़ते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो उनको समझ आता है, एक दूसरे को वो समझते हैं। क्या आप अपने घरों में अपने बच्चों को अलग किसी जगह भेज देते हैं, या अपने बेटा बेटी को अलग जगह किसी दूसरी जगह भेज देते हैं? नहीं, बिल्कुल, आप इकट्ठे रहते हैं, एक फैमिली है पूरे समाज को। ये बुलिंग, हरासमेंट, रेप का कल्चर तो हमें अपने बच्चों को बचपन से ही सिखाना होगा कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कोई भी इंसान कैसा भी है, अपने उसको इज़्ज़त देनी चाहिए, ये घर से ही सिखलाई होती है। मैं 2-3 लाइन गुनगुना देती हूँ। सुबह से बोल बोल के मैं थक गई हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने अभी करीबन वो पर्यावरण दिवस पे भी काफ़ी बोला है, तो सॉरी अगर मेरे से गलत भी गा हो गया तो कोशिश करते हैं गाने की। ये राग मालकोंस में है, कोशिश करते हैं गाने की। प्यार नहीं है सुर से जिसको, प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं।
प्यार नहीं है सुर से जिसको सुर इंसान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है। सुर की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको। जग में गर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता। जग में गर संगीत न होता, कोई किसी का मीत न होता। ये एहसान है सात सुरों का, ये दुनिया वीरान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं, प्यार नहीं है सुर से जिसको। थैंक यू। कोशिश की गाने की, आशा है आप सबको पसंद आया होगा। बेसुरा तो उसमें थी मैं काफ़ी जगह, बट आई होप यू विल नॉट माइंड।